तो चलिए आज की इस डार्क रियलिटी में एंटर करते हैं। आप सब ने द कॉन्जरिंग मूवी तो देखी ही होगी, राइट? दुनिया की सबसे टेरिफाइंग हॉन्टेड प्लेसेस में रोड आइलैंड का वो फार्म हाउस सबसे ऊपर आता है। हॉलीवुड ने हमें उसका एक वर्जन दिखाया, बट ट्रस्ट मी, आज हम जिस सच का सामना करने वाले हैं ना, वो उस मूवी से कहीं ज्यादा डार्क, कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस की आम कहानी नहीं है। ये पैरेंट फैमिली का एक ऐसा इनएस्केपेबल नाइटमेयर था जहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो बिना किसी देरी के पर्दे के पीछे छिपे इस चिलिंग सच को अनकवर करते हैं। बात है साल 1971 की। रॉजर और कैरोलिन पेरन ने अपने और अपनी 5 बेटियों के लिए एक खूबसूरत बड़ा सा फार्म हाउस खरीदा। एक बिल्कुल नया घर, एक फ्रेश स्टार्ट है ना। लेकिन जब रॉजर पहले दिन घर के गेट पर खड़ा था तो उस घर के पिछले ओनर ने आकर उसे एक अजीब सी, एक बहुत ही अनसेटलिंग वार्निंग दी। उसने कहा, देखो घर में सब कुछ ठीक है, बस एक बात याद रखना, कभी भी सोने से पहले लाइट्स ऑफ मत करना। सोचो अगर कोई आपसे ये कहे। रॉजर को लगा कि बंदा मजाक कर रहा है। कौन इंसान पूरी रात लाइट्स ऑन करके सोता है? उसने इस अजीब वार्निंग को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, और सच बताऊं, वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। देखो, शुरुआत में ना इस नए घर में आने वाले ये जो मेहमान थे वो अग्रेसिवली खतरनाक नहीं थे। घर की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया और उसकी बाकी बहनों ने नोटिस किया कि रात को जब वो सोती थी तो कोई अनसीन रूह, कोई अनजान साया उनके कमरे में आता था। वो आकर उनकी चादर ठीक करता था, उन्हें प्यार से सुलाता था, लिटरली बिल्कुल एक माँ की तरह। जब बच्चों ने ये सब आकर अपने पेरेंट्स को बताया तो रॉजर, जो प्रोफेशन से एक ट्रक ड्राइवर था और मोस्टली वीकेंड्स पर ही घर आता था, उसने इन बातों को बस हल्के में ले लिया। उसे लगा नई जगह है यार, बच्चों का दिमाग बस उनके साथ खेल रहा है। लेकिन ये शांति, ये पीस सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा था। 1971 का वो आराम दूसरे साल तक आते आते पूरी तरह खत्म हो चुका था। जो स्पिरिट्स बच्चों के साथ बिल्कुल हार्मलेस थे ना, उनका नेचर अचानक से ड्रास्टिकली बदलने लगा। और अब उनका डार्क टारगेट वो बच्चे नहीं थे। अब टारगेट थी उनकी माँ कैरोलिन। इन एंटिटीज ने बच्चों को सुलाना वगैरह छोड़ दिया था और अपना पूरा फोकस कैरोलिन को साइकोलॉजिकली और फिजिकली तोड़ने पर लगा दिया। ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि इस घर के डार्क फोर्सेस अब अपनी असली टेरिफाइंग ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। कैरोलिन के लिए रातें अब घुप अंधेरे नाइटमेयर्स में बदल चुकी थीं। इमेजिन करो, आप अपने बिस्तर पर सो रहे हो और आधी रात को अचानक आपका बेड बुरी तरह से हिलने लगे। कोई अनजान ताकत जोर से आपका कंबल खींच ले। और सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? रॉजर, जो वैसे ही दिन भर थका हुआ रहता था, उसके बगल में गहरी नींद में सोता रहता था। और कैरोलिन अपने ही बिस्तर पर कंप्लीटली डिफेंसलेस और अकेली रह जाती उस टेरिफाइंग एंटिटी के सामने। ये खौफ अब सिर्फ उनके दिमाग तक लिमिट नहीं था, अब ये डायरेक्टली उनके जिस्म पर वार कर रहा था। एक सुबह जब कैरोलिन सोकर उठी तो उसने नोटिस किया कि उसकी नेक और आर्म्स पर अजीब से अनएक्सप्लेनेबल निशान बने हुए हैं। रात को सोते वक्त उसे बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसके जिस्म में बड़ी बड़ी जाइंट नीडल्स घुसा रहा हो। एक एक्सट्रीम एगनाइजिंग पेन जो लिटरली हड्डियों तक चुभता था। वो औरत हर रोज एक नए घाव, एक नए फिजिकल टॉर्चर के साथ उठती थी, और सबसे हेल्पलेस बात यह थी कि उसका अपना परिवार अभी भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन अपने इन निशानों और दर्द से परेशान होकर वो अपने हस्बैंड रॉजर से फाइनली मदद मांगने जा रही थी। लेकिन अचानक वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई। उसने देखा कि दरवाजे के ठीक पीछे एक घना डार्क साया खड़ा है। वो साया कुछ नहीं कर रहा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस खामोशी से अपनी उंगली अपने होठों पर रख के कैरोलिन को चुप रहने का इशारा कर रहा था। श्श। ये सिर्फ एक सिंपल जेस्चर नहीं था, ये एक क्लियर वार्निंग थी, एक खुली धमकी थी कि इस घर से अब कोई एस्केप नहीं है। घर का माहौल अब पूरी तरह से टॉक्सिक और सफोकेटिंग बन चुका था। एक दोपहर कैरोलिन किचन में अकेली अपना काम कर रही थी, तभी अचानक वहां एक अजीब सी स्टेंच फैलने लगी। सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू, द स्मेल ऑफ रॉटिंग मीट। ये बदबू इतनी ज्यादा शार्प और ओवरवेलमिंग थी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने मुड़कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। गार्डन चेक किया, वहां भी कुछ नहीं। फिर उसे रियलाइज हुआ कि यह प्यूट्रिड स्मेल ऊपर के फ्लोर से धीरे धीरे एक क्रीपिंग फॉग की तरह स्टेयर्स से नीचे आ रही है। बिना सोचे वो इस सिकनिंग स्मेल को फॉलो करते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ आगे बढ़ी। और वो स्मेल वो उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल के कमरे से आ रही थी। कमरे के बीच में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था। जब कैरोलिन ने घबराकर उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। अप्रैल उस बॉक्स के अंदर बुरी तरह से रो रही थी। वो लिटरली अंदर ट्रैप्ड थी। अप्रैल ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, उस औरत ने मुझे यहाँ आकर बंद कर दिया। वो मासूम बच्चे अपने बहनों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। तभी अचानक एक डार्क वुमन आई और उसने अप्रैल को उस अंधेरे बॉक्स में जिंदा कैद कर दिया। जरा सोचिए उस माँ का खौफ, जो अपने ही घर के अंदर अपनी बच्ची को सेफ नहीं रख पा रही थी।
लेकिन आखिर इन बच्चों के पीछे था कौन? जब कैरोलिन ने घबराकर अप्रैल से पूछा कौन सी औरत, तो अप्रैल ने रोते हुए जो जवाब दिया उसने सब बदल कर रख दिया। उसने कहा, वो जो आपके ठीक पीछे खड़ी है। माय गॉड! कैरोलिन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां सफेद कपड़ों में एक अजीब सी औरत खड़ी थी। वो और कोई नहीं, उस फार्म हाउस की सबसे पहली ओनर थी, बाथशेबा शर्मन। वो तुरंत कैरोलिन की तरफ आगे बढ़ी और अपनी सारी की सारी प्योर नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर दी। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब उस डार्क एंटिटी ने सक्सेसफुली कैरोलिन का फुल पोजेशन ट्रिगर कर दिया। इस पोजेशन के बाद कैरोलिन का कंप्लीटली डिसेंट इनटू मैडनेस शुरू हो गया। उसके दिमाग और जिस्म पर अब बाथशेबा की आत्मा का कंट्रोल था। अब कैरोलिन को उस घर में आम लोग नहीं, बल्कि बिना सर और बिना हाथ पैर वाली टेरिफाइंग आत्माएं दिखने लगी, द हेडलेस एंड द लिम्बलेस। वो जोर जोर से चीखती थीं कि घर की सारी आत्माएं स्वॉर्म करके उसे मार डालेंगी। उसका दिमाग, उसका एग्जिस्टेंस अब उसके अपने कंट्रोल में नहीं, बल्कि किसी और डार्क फोर्स की मुट्ठी में जा चुका था। और पता है, ये मैडनेस सिर्फ कैरोलिन तक ही लिमिटेड नहीं थी। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब रॉजर का जो डिनायल था ना, वो फाइनली टूट गया। एक दिन रॉजर अपनी एक बेटी से आम सी बात कर रहा था। तभी अचानक वो बच्ची अपनी जगह से उठी, चलते हुए दीवार के पास गई और एक ब्लैंक डेड स्टेयर के साथ उस दीवार को घूरने लगी। उसने बहुत ही अजीब भारी आवाज में रॉजर से कहा, इस दीवार के उस पार 7 सोल्जर्स खड़े हैं और वो मुझे वहां बुला रहे हैं। ये एक एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल टेरर था यार। रॉजर को फाइनली समझ आ गया था कि ये एंटिटीज अब सीधा उनके दिमाग के साथ खेल रही हैं और इनका अंजाम मौत हो सकता है। और इस प्योर नाइटमेयर के बीच एंट्री होती है एड और लोरेन वारन की, द फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। लेकिन ध्यान देना, उनकी पिछली हॉन्टेड लोकेशंस और इस घर में ना जमीन आसमान का फर्क था। जब लोरेन ने पहली बार इस घर के अंदर अपना कदम रखा तो उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। एक प्योर ओवरवेलमिंग ड्रेड ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। उन्हें तुरंत रियलाइज हो गया कि इस घर में एक या दो आत्माएं नहीं हैं, बल्कि डजन्स ऑफ डार्क एंटिटीज पूरे घर को इन्फेस्ट कर चुकी हैं। ये केस उनके पिछले किसी भी पैरानॉर्मल केस से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और डेडली होने वाला था। देखो, लोरेन खुद एक माँ थी। उन्होंने जब कैरोलिन को इस पोजेशन के दर्द में तड़पते हुए देखा तो उन्हें एक इंटेंस एम्पैथी महसूस हुई। एक माँ का दर्द सिर्फ एक माँ समझ सकती है। उन्होंने एड से एक्सप्लिसिटली कहा कि देखो, अब हमारा मेन गोल इस हॉन्टेड हाउस को क्लेंस करना नहीं हो सकता। अब हमें पहले इस पोजेस्ड मदर कैरोलिन की सोल को बचाना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने उस डार्क एंटिटी को वक्त रहते बाहर नहीं निकाला तो वो औरत कैरोलिन को अंदर ही अंदर पूरी तरह से मार डालेगी। फिर उन्होंने रुख किया घर के सबसे अंधेरे और टेरिफाइंग हिस्से का, द बेसमेंट। वॉरेंस में तय किया कि कैरोलिन के अंदर जो पावरफुल डेमोनिक फोर्स बस चुकी है, उससे सीधा कम्युनिकेट करने के लिए वहीं अंधेरे में एक सेयंस करना पड़ेगा। वो सब लोग मिलकर कैरोलिन को इस खून जैसी लाल अंधेरी बेसमेंट में ले गए। पता है, वहां का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा हैवी और सफोकेटिंग था कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल था। एड और लोरेन ने बाकी परिवार के सामने जब उस एंटिटी से सवाल पूछने शुरू किए, तब उस डीमन ने अपना असली चेहरा दिखाया और अपनी एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव पावर अनलीश करनी शुरू कर दी। और फिर अचानक से आया वो हॉरिफिक क्लाइमैक्स, जिसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की रूह कांप गई। ये डिमोनिक एंटिटी इतनी इमेंस और टेरिफाइंगली पावरफुल थी कि उसने कैरोलिन को लिटरली फिजिकली मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस आत्मा ने कैरोलिन को उस हैवी लकड़ी की चेयर के साथ जिस पर वो बैठी थी, हवा में ऊपर उठा लिया। शी वॉज लेविटेटिंग इन थिन एयर। वहां खड़े रॉजर, वॉरेंस और घर की बड़ी बेटी एंड्रिया, इन सब ने इस प्योर फिजिकल टेरर को अपनी आंखों से देखा। वो एंटिटी उन्हें ओपनली दिखा रही थी कि यहां कंट्रोल वॉरेंस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका है। लेकिन दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं चल रही थी, ये भयानक हकीकत थी। जब सियॉन्स पूरी तरह फेल हो गया और चीजें हाथ से निकलने लगीं, तो वॉरेंस ने डिसाइड किया कि तुरंत एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। लेकिन रॉजर कंप्लीटली टूट चुका था। अपनी पत्नी को हवा में ऐसे बुरी तरह तड़पते हुए देखकर वो अंदर तक डर गया था। उसने एक्सॉर्सिज्म के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। वो अपनी पत्नी को उस लेवल का टॉर्चर सहते हुए और नहीं देख सकता था। और इस ब्लीक रियलिटी का नतीजा क्या निकला? द वॉरेंस अबैंडन्ड द केस। उन्हें उस घर से तुरंत चले जाना पड़ा और पेरेंट फैमिली, वो अपनी किस्मत और उस डीमन के साथ उसी हेल में अकेली छूट गई। 10 साल, ये फैक्ट आपको अंदर तक हिला देगा यार। नॉर्मल मूवीज में क्या होता है, 2 घंटे में एग्जॉर्सिज्म होता है और फिर फैमिली खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगती है। लेकिन रियल लाइफ में रॉजर के पास इस टेरिफाइंग घर को छोड़कर कोई नया घर लेने के पैसे ही नहीं थे। रिजल्ट, ये हॉरिफाइड फैमिली उन्हीं अनजान और डार्क आत्माओं के बीच उसी मौत के कुएं में 10 लंबे साल तक ट्रैप्ड रही।
10 एगनाइजिंग ईयर्स, जहां हर दिन हर रात एक फ्रेश नाइटमेयर लेकर आती थी और बाहर निकलने का लिटरली कोई एस्केप नहीं था। आखिरकार काफी स्ट्रगल के बाद 1981 में उन्होंने किसी तरह पैसे जमा किए और वो श्रापित घर छोड़ दिया। बट द ट्रॉमा वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं गया। एंड्रिया आज भी बताती हैं कि वहां से निकलने के बाद भी उनकी माँ कैरोलिन कभी पूरी तरह से उस सदमे से रिकवर नहीं हो पाई। वो डार्कनेस हमेशा उनके अंदर जिंदा रही। और आज की बात करें, 2022 में उस एग्जैक्ट कॉन्जरिंग हाउस को एक नए ओनर ने खरीदा है। भले ही वो बाहर कैमरे के सामने इन बातों को साइकोलॉजिकल बताता है, बट सीक्रेटली उसने भी ये कन्फेस किया है कि उस घर में कदम रखते ही एक बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग प्रेजेंस का एहसास उसे आज भी होता है। द हॉरर इज स्टिल देयर, वेटिंग। तो इस डार्क सच्चाई को जानने के बाद सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बात क्या है पता है? ये डार्क एंटिटी सिर्फ जगहों से नहीं बल्कि हम इंसानों से अटैच हो जाती हैं। एक बार इनका कनेक्शन आपसे जुड़ गया तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कैरोलिन का नहीं छोड़ा था। इसलिए आज इस स्टोरी को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी चिलिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज रात जब आप सोने के लिए अपने कमरे की लाइट ऑफ करेंगे तो क्या आप सच में श्योर हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं और इज समथिंग ऑलरेडी अटैच्ड टू यू? सोचिएगा जरूर। चलिए, ऐसी ही स्पाइन चिलिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे एक्सप्लेनर सीरीज के साथ। स्टे सेफ एंड कीप द लाइट्स ऑन।